यूपीआई। जी हाँ, यूनिवर्सल पिक्चर ऑफ इंडिया। क्रिप्टो बिजनेस को लेकर जो है उन्होंने एक 30% का टैक्स लगाया, उसमें 1% जो है उसमें टीडीएस लगाया है। यदि वो 30% गवर्नमेंट को दे रही होगी तो एक तो उसका तो नीमच के लोग यदि उसमें से विड्रॉल कर पाते तो लाखों करोड़ों रुपया नीमच के लोगों का बचा। आज भी जो कंपनियां संचालित है उसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी भी शामिल हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। ऐसे पुलिसकर्मी शामिल हैं जो एमटीएफई में भी शामिल थे। क्या वो एमटीएफई को पहचान पाए थे? तो कैसे ये मान लिया जाए कि जो आज नीमच में कंपनियां संचालित हो रही है उनको भी उन्होंने देख परख लिया होगा? जब आपने कलेक्टर दिनेश चंद्र जैन से बात की थी उसके 35वें दिन एमटीएफई जो है कोलैप्स हो गई थी। चूंकि संदेह है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर होने वाले सेमिनारों पर प्रशासन को और पुलिस को रोक लगानी चाहिए। नमस्कार, द वॉचमैन पोस्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज अकवामी। नीमच सहित इस वक्त देश भर में एक क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे एआई जनरेटेड हो या ट्रेंडिंग एप्स हो, इनकी बाढ़ आई हुई है और लगातार निवेश के नाम पर लोग धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। नीमच में भी ऐसी कई कंपनियां आई और चली गई और दर्जनों ऐसी कंपनी है जो लगातार चल रही है। हाल ही में 2 दिन पहले भी एक कंपनी आई जिसका नाम है यूपीआई। जी हाँ, यूनिवर्सल पिक्चर ऑफ इंडिया। इससे पहले चाहे एमटीएफई हो, एमपीएफई हो, फेयर हैश हो या ऐसी कई अनेकों कंपनियां हुई, वो आई और चली गई, लेकिन प्रशासन के हाथ खाली है और इधर लोगों की जेबें लगातार खाली होती जा रही है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट कपिल सिंह चौहान मौजूद है और हम उनसे इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। जी, स्वागत है आपका। थैंक यू तबरेज। लगातार देखा जा रहा है कि ऐसे जो मुद्दे आ रहे हैं, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, एआई जनरेटेड एप्स हो, इनके नाम पर लोग निवेश के नाम पर ठगी महसूस कर रहे हैं। ये मुद्दे लगातार नीमच में भी आ रहे हैं। इन मुद्दों पर आपका क्या नज़रिया है? क्या सोचते हैं? हर बार प्रशासन के हाथ खाली क्यों रह जाते हैं? देखिए, प्रशासन की तरफ से एक स्पष्ट गाइडलाइन बार बार जारी की जाती है और जितने इस तरह के फ्रॉड के केसेस है जहाँ पे आर्थिक लेन देन और आर्थिक अनियमितताओं की बात आती है, वहाँ पर प्रशासन ये हमारी गाइडलाइन जारी करता है, चेतावनी जारी करता है कि आप इस तरह के किसी भी जोखिम में अपना पैसा या अपना निवेश डालने के पूर्व जो है इसकी वैधता की पूर्व जांच कर लें। और वैधता की जांच का जो मसला है वो ऐसा है कि आप हैं, मैं हूँ, एज ए लेमैन नीमच का या शहर का, प्रदेश का कॉमन मैन इस तरह की कंपनियों की वैधता जांच में सक्षम नहीं है। और जब वो सक्षम ही नहीं है इस तरह की जांचों में, तो ऐसी स्थिति में जब प्रशासन के सामने संज्ञान में आ जाती है चीज़ें, जब ये पता चल जाता है कि इस तरह की गतिविधियां चल रही है, एमटीएफई का उदाहरण ले लीजिए, जब ये गतिविधियां चल रही थी, मुझे याद है अच्छी तरह से तबरेज़ कि आप ही ने इंटरव्यू किया था, हाँ, उस समय दिनेश चंद्र जैन जी कलेक्टर साहब का। उसी समय जनप्रतिनिधियों की बाइट भी ली थी आपने। उसी समय एक तात्कालीन एसपी साहब थे, उनका भी आपने वर्जन लिया था। सबका कहना था कि आप जांच परख के और पूरे जानकारी निकाल के इन कंपनीज़ की उसके बाद निवेश करें। देखिए, एक छोटा सा पत्रकार, एक छोटा सा आम आदमी और पत्रकार जब ये इस बात का संदेह जाहिर कर पाते हैं कि वो कंपनी संदेहास्पद हो सकती है, ऐसी स्थिति में उच्चाधिकारियों को संज्ञान में आने के बाद भी, मुझे अच्छी तरह से याद है जब आपने कलेक्टर दिनेश चंद्र जैन से बात की थी उसके 35वें दिन एमटीएफई जो है कोलैप्स हो गई थी। क्या अधिकारियों का सिर्फ एडवाइजरी जारी करना ही काफ़ी है? होना ये चाहिए कि जो कार्रवाइयाँ हैं वो शुरू हो जाना चाहिए। जैसे ही उनके संज्ञान में मामला आया तो उन्हें सबसे पहले ये करना चाहिए था कि उस समय जो एमटीएफई के जिम्मेदार यहाँ पर बन रहे थे, जो सर्वा बन रहे थे, वो सेमिनार कर रहे थे, यहाँ पे खुलेआम पूरे नीमच ज़िले में सेमिनार हो रहे थे। ऐसी स्थिति में उनमें से 4-5 लोगों को उठाना था, अपने चैम्बर में जो है एक सेमिनार करवाना था और उसके बाद उनसे ये पूछा जाना था और उसकी लीगलिटी इस कंपनी के बारे में पूछी जानी थी कि भैया, क्योंकि हमारे सारे अधिकारियों के पास में कम से कम इतनी बड़ी एक साइबर सेल होती है, पूरा वित्तीय डिपार्टमेंट है, वित्त मंत्री हमारे यहाँ के ही हैं। ऐसी स्थिति में इन चीज़ों पर तो है ये संज्ञान लेना आवश्यक था, ताकि अगर आपने जब वो इंटरव्यू किया था तब भी अगर वो हो जाता तो नीमच के लोग यदि उसमें से विड्रॉल कर पाते तो लाखों करोड़ों रुपया नीमच के लोगों का बच जाता। जी,
जैसा कि देखा जा रहा है कि प्रशासन के पास ऐसी गाइडलाइन है, चाहे वो आरबीआई के द्वारा हो, चाहे सेबी के द्वारा हो, लेकिन प्रशासन भी अपनी तरफ से ऐसी गाइडलाइन का इस्तेमाल नहीं करता है लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि ऐसे निवेशक उन चीज़ों के लिए बचे जा सके। जैसे अभी हम हाल ही में देख रहे हैं कि हमारी जो नीमच पुलिस है, उनका भी प्रशासन का अभियान चल रहा है साइबर ठगों के लिए। तो सबसे बड़े जो ठग है वो ऐसे लोग हैं जो लोगों को जागरूकता के नाम पर, निवेश के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए डकार जाते हैं, लेकिन प्रशासन यहाँ पर उनको ऐसा महसूस करवाता है कि अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। एकमात्र रास्ता यही है, वो है जागरूकता। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, जागरूकता आवश्यक है और भविष्य में इस तरह के संभावित फ्रॉड लोगों के साथ में ना ही हो, इसलिए लोगों को जागरूक किया जाना आवश्यक है। लेकिन जागरूक करने का काम जो है वो समाजसेवी संस्थाओं का है, प्रशासन का है, अथॉरिटीज़ का है, लेकिन मूल काम उनका ये है कि किसी भी अपराध, संभावित अपराध को घटित होने के पहले ही रोक देना। और इस लिहाज से हमारा उस समय एमटीएफई के समय भी हमारा पुलिस और प्रशासन जो है इस मामले में जो है फेल्योर रहा उसका ये कि समय रहते मीडिया के द्वारा चेताए जाने के बावजूद और सारी गतिविधियां सामने होने के बावजूद उस पर लगाम नहीं लगा पाया और अंततः हमने देखा कि लोगों के लाखों रुपए डूब गए उसमें। देखा जा रहा है कि जब एमटीएफई जब लोगों का लाखों करोड़ों रुपया निवेश करवा रही थी, उसकी जानकारी हर आम व खास आदमी को थी। जाहिर सी बात है प्रशासनिक लोगों को भी होगी, लेकिन हमने देखा कि जब हुजैफा जमाली जो एक नाम था उसको सीईओ बताया जा रहा था नीमच में और आसपास पूरे संभाग स्तरीय क्षेत्र में, लेकिन हमने देखा कि यहाँ की पुलिस ने कार्रवाई ना करते हुए रतलाम एसपी, जो तत्कालीन एसपी थे लोढ़ा जी, उन्होंने उस पर कार्रवाई की थी। और यहाँ पर जब पता चला कि हाँ भैया इस तरह की कार्रवाई हो गई है, तो दूसरे तीसरे दिन उस पर नीमच में एफआईआर दर्ज होती है, जबकि सबसे ज़्यादा फ्रॉड उसका नीमच में हुआ था, कम से कम 150 करोड़ रुपए का। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही आपने कहा है कि नीमच में उससे प्रभावित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। नीमच में कुछ लोगों का जो है नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था। रतलाम पुलिस ने प्रोएक्टिव होकर फिर कार्रवाई की। उनके पास जो शिकायतें पहुंची थी उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया। नीमच में हमें इस मामले में निश्चित रूप से उस वक्त ढिलाई महसूस हुई थी और यह ढिलाई प्रशासन और पुलिस दोनों की तरफ से थी। हमारे जनप्रतिनिधियों की बाइट आई थी कि हमने एसपी को कह दिया है, हमने कलेक्टर को कह दिया है, लेकिन ऐसी स्थिति में होती हुई दुर्घटना को जो है रोक पाना था, होते हुए फ्रॉड को रोक पाने की जिम्मेदारी इन पर थी और ये उस समय लगाम नहीं लगा पाए थे। अब स्वाभाविक रूप से ये जो हमारे यूपीआई करके जो आई है कंपनी, जिसमें अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले जो है फ्रॉड सामने आया है, होता ये है कि इसमें लोगों को आकर्षित करने वाले आप और हम जैसे ही लोग रहते हैं और वो इस तरह से रहता है कि चूंकि मैं निवेशक हूँ उसमें और मैं निवेशक हूँ तो चूंकि आप मेरे फ्रेंड हैं, आपको वो अथॉरिटी मालूम नहीं है, वो आखिरी सोर्स मालूम नहीं है जहाँ से इस बिजनेस की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आप मेरे विश्वास पर, मेरे प्रचार पर या मेरे एंडोर्समेंट पर जो है आप इस बिजनेस में अपना निवेश कर देते हैं और आप ये सोचते हैं कि चूंकि अमुक व्यक्ति का पैसा लग रहा है, डूबेगा तो वो भी डूबेगा। और ऐसी स्थिति में आप उन लोगों के जो आपके बिल्कुल निकट है, ऐसे लोगों के झांसे में आ जाते हैं। अब इस झांसे को समझने का काम आम आदमी का नहीं है। मैं इतना ध्यान रख सकता हूँ एज ए कॉमन मैन, मुझे ये मैं सावधानी रख सकता हूँ कि चूंकि इस तरह की कंपनियां फ्रॉड होती हैं और अक्सर हमने देखा है कि बैंक ब्याज से ज़्यादा लाभांश यदि मंथली या सालाना कोई कंपनी देती है तो निश्चित रूप से वो संदेहास्पद होती है, उसे संदेह की नज़रों से हमें देखना चाहिए। लेकिन होता दरअसल है कि चेन बनती जाती है और व्यक्ति अपने बिल्कुल निकटस्थ के विश्वास पर जो है ऐसी चीज़ों में निवेश कर देता है। बार बार हम इसी बात पर जोर देना चाहते हैं कि ये जो जितने भी संस्थाएं ऐसी आई है, जितनी चेन रिलेटेड ये पोंजी स्कीम्स होती हैं, एक्चुअली पिरामिड स्कीम होती है, ये स्कीम्स जो संचालित करने वाले हैं वो हमारे शहर में घूम रहे हैं। ठीक है, वो हमारे शहर में जगह जगह सेमिनार कर रहे हैं और ऐसे सेमिनारों पर जो है प्रशासन की नज़र क्यों नहीं आती। कल आप कोई खबर लिखेंगे और यदि वो भोपाल से संबंधित है, सरकार से संबंधित है, आपके पास में सीआईडी वालों के फ़ोन आ जाते हैं उस संबंध में तथ्य जानने के लिए। तो क्यों नहीं ऐसे जो सार्वजनिक रूप से बड़ी बड़ी होटलों में सेमिनार हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, दूसरी कंपनीज़ के भी हो रहे हैं, तो वहाँ पर प्रशासन अपने नुमाइंदों को भेजे और उसके बाद ये पता लगाने की कोशिश करे
कि क्या वो कंपनी आरबीआई से कोई रिलेटेड है, क्या वो नियामक एजेंसी के द्वारा में उसको कहीं रेगुलराइजेशन किया गया है, क्या वो कंपनी लीगल है कि नहीं, सेबी का उस पर क्या स्टैंड है, और ये सब चीज़ें अगर दिख जाती है तो फिर पूरे नीमच जिले को जो है उस पर जो है बिजनेस करने का अधिकार है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सब आइए अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जो कंपनी बैंक से 10-10 गुना ज़्यादा मंथली पैसा इन्वेस्टर्स को दे रही है फिलहाल, तो ऐसी स्थिति में तो फिर ये जो है अतिक्रमण करने वाले हैं, रेहड़ी लगाने वाले हैं, ये जो सरकार की योजनाएं चल रही है उन सब को बंद करके इनके नाम पर एक इन्वेस्टमेंट जारी करके और एक एफडी कर देना चाहिए और ऐसी कंपनियों से निवेश लाभांश प्राप्त करते रहना चाहिए। जैसा देखा जा रहा है कि जो ऐसे संगठन होते हैं, ऐसे ऐप्स होते हैं, वो शहर के प्रभावी लोगों को चिन्हित करते हैं, चाहे उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी है। ये लोग निवेश के नाम पर बताते हैं कि 10% मिलेगा, 5% मिलेगा, 1 साल में पैसा डबल हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा। ये ऐसे प्रभावी लोगों को चूज़ करते हैं जिसमें कुछ राजनीतिक दलों के लोग होते हैं, कुछ पुलिसकर्मी होते हैं, कुछ प्रशासनिक लोग होते हैं, और उनका हवाला आम लोगों को दिया जाता है कि ये देखो पुलिस वाले ने पैसा लगा रखा है, देखो ये फलाने नेता ने पैसा लगा रखा है। उनके प्रभाव में आकर आम लोग भी उसमें पैसा निवेश कर देते हैं। तो क्या ऐसे लोगों पर क्या पुलिस की नज़र नहीं जाती, ऐसे लोगों को चिन्हित नहीं किया जाता, और इस पर क्या स्टैंड रहता है और जिम्मेदार कौन? बिल्कुल, देखिए जब एमटीएफई संचालित हो रही थी, नीमच के कई बड़े पुलिसकर्मी, छोटे पुलिसकर्मी उसमें शामिल थे और एक व्हाट्सएप ग्रुप बाकायदा बनाया गया था लगभग 800,000 लोगों का, जिसमें व्हाट्सएप के माध्यम से वे लोगों को जो है ढांढस बंधा देते। कभी कुछ कम बेनिफिट आया और रोज़ के हिसाब से उसमें एक ऐप होती थी जिसमें मॉनिटरिंग होती थी कि आज आपके खाते में इतने डॉलर्स आए हैं। ऐसी स्थिति में ये सारी चीज़ें क्या हमारी साइबर सेल को पता नहीं है, क्या हमारे एजेंसीज़ को पता नहीं है, तो क्यों नहीं उस समय इस तरह की लगाम लगाई गई। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज भी इस तरह की कंपनियां यहाँ पे संचालित हैं। अब होता दरअसल है कि उस समय भी और आज भी जो कंपनियां संचालित है उसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी भी शामिल हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। ऐसे पुलिसकर्मी शामिल हैं जो एमटीएफई में भी शामिल थे और उस समय भी लोगों को विश्वास में लेके जो है इन लोगों ने उसका मेंबर बनाया था और इन्वेस्ट करवाया था। जब वो पुलिसकर्मी, वो अधिकारी, वो नेता जो उस समय इन्वेस्टर थे और जो एंडोर्स कर रहे थे उस प्रोडक्ट को, और जिनको देख के आपके हमारे या कॉमन मैन जो है जैसे लोग जो हैं उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, क्या वो एमटीएफई को पहचान पाए थे वो अधिकारी जो उस समय इन्वेस्ट कर रहे थे? तो कैसे ये मान लिया जाए कि जो आज नीमच में कंपनियां संचालित हो रही है उनको भी उन्होंने देख परख लिया होगा, जान लिया होगा, और तब जब एक बड़ा फ्रॉड इस पूरे संभाग में उस समय एमटीएफई के माध्यम से रतलाम पुलिस ने उजागर किया था। जी, अभी भी देखा जा रहा है कि बहुत सारी, जैसा कि आपने कहा कि ऐसी फर्जी कंपनियां हैं जिन्हें चिटफंड कंपनी कहा जाएगा, जो एआई जनरेट ऐप के नाम से लोगों को फ्रॉड के तहत बांधे रखे हुए हैं। बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग सामाजिक स्वीकार्यता हासिल होने के लिए इनके जो हेड है कई न्यूज़ चैनल्स में इंटरव्यू देते हैं, कई आईपीएल जो मैच चलते हैं ऐसे बड़े सेलिब्रिटी से अपना इंटरव्यू कराते हैं ताकि उनको सामाजिक स्वीकार्यता हासिल हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जुड़ जाए। कहीं ना कहीं एक रोटेशन घुमाने का काम करते हैं, कुछ लोगों को समय पर पैसा देने के बाद उनका विश्वास जीतते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े, ऐसा एक चेन सिस्टम बनाते हैं। तो ऐसे लोगों का इलाज किस तरह से प्रशासन को करना चाहिए? क्या इस पर भी जागरूकता अभियान लगातार चलना चाहिए? देखिए, जागरूकता, मैंने आपको कहा कि जागरूकता समाज का एक हिस्सा है जिसमें सतत वो अभियान जागरूकता चलते रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद इस पूरे पैसे के पीछे इतना लालच रहता है कि लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं, और वो आकर्षित होते हैं उन लोगों को देखकर जो जनप्रतिनिधियों के साथ में लंच कर रहे हैं, ठीक है, जो पुलिसकर्मी हैं। तो जब कोई पुलिसकर्मी यदि किसी कंपनी में पैसा लगाता है तो एक कॉमन मैन ये सोचता है कि चूंकि पुलिसकर्मी का भी पैसा लगा हुआ है तो ये कंपनी भाग के जाएगी कहाँ, ये फ्रॉड कर नहीं सकती क्योंकि पुलिसकर्मी का भी पैसा लगा हुआ है। लेकिन ये एक अफीम तस्करों का बेल्ट है, काली कमाई का बड़ा जरिया नीमच मंदसौर में जो है लोगों के पास में है। जो बड़े बड़े उद्योगपति उनसे जुड़ गए हैं, उनके लिए ये उनके ऊपर है, उनके विवेक पर है, और वो इसी हिसाब से लगाते हैं कि जो तिजोरी में बंद पैसा है 5-50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, और उनकी क्षमता रहती है कि यदि वो पैसा डूब भी जाए तो उनको खाने कमाने की जो है चिंता नहीं होगी। लेकिन होता दरअसल ये है कि ये जो बड़े बड़े
ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, उसमें पुलिसकर्मी आ गए, उसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग आ गए, उसमें जो है बड़े बड़े उद्योगपति आ गए, मंडी के व्यापारी आ गए, जिनके पास में पैसा अनाप शनाप पड़ा है। अब वो उस पैसे को किसी भी तरह से जो है उसमें वृद्धि करना चाहते हैं और बगैर पुरुषार्थ के। तो ये क्या होता है कि ऐसा सिस्टम, ऐसा मॉडल उस आम आदमी को पसंद आता है जो बेचारा रोज दिहाड़ी मजदूरी करके जो है पैसा बचा बचा के अपना घर चला रहा है। ऐसी स्थिति में मैंने एमटीएफई के समय भी ऐसे उदाहरण देखे थे, जिन्होंने गरीबों ने अपनी जो एफडी रखी हुई थी वो तोड़वा के एमटीएफई में डलवाई। उसके बाद उनको कुछ दिनों तक वो डॉलर आते रहे, कुछ दिनों तक वो पैसा जो है खाते में दिखता रहा, कुछ लोगों ने पैसा वापस निकाल भी लिया। तो उन्हें ये लगा कि मैंने 2 लाख रुपया अगर इसमें लगा दिया है, अब मेरे पास में 1 लाख रुपया वापस आ गया मान लीजिए 6 महीने में, तो 1 लाख रुपया भी मैंने वापस उसी में लगा दिया। मतलब वो पूरी की पूरी एफडी जो ब्याज दे रही थी उसको, बैंक में रहते हैं 7%, 8% या 6.5%, उसने 25% या 50% के लालच में जो है वो एफडी से हाथ धो बैठा। और नुकसान, एंडोर्समेंट तो बड़े बड़े लोग कर देते हैं, उन्हें देख के आप इसमें साथ में जुड़ जाते हैं, और नुकसान उस गरीब का हो जाता है जिसने घर खरीदने के लिए अपनी पूंजी जोड़ी थी, जिसने बेटी की शादी करने के लिए अपनी पूंजी जोड़ी थी। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए क्या पुलिस प्रशासन को जो ऐसे ऐप है, उनके जो बड़े चेहरे हैं, क्या उन पर लगाम नहीं कसना चाहिए? ऐसे लोगों को चिन्हित नहीं करना चाहिए? और उनसे भी प्रशासन पूछे ना, पुलिस प्रशासन पूछे कि आपके पास इसकी वैधता की क्या गारंटी है? जिस तरह से वो इन्वेस्टरों को समझाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, क्या ये दावा सही है क्या कि टीआई ने पैसा लगा रखा है, इसने पैसा लगा रखा है, पुलिसकर्मी ने लगा रखा है? तो इस तरह की बातें होती है, जबकि उनके पास वैधता का कोई खास प्रमाण नहीं होता जिस पर विश्वास किया जा सके। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें क्या हुआ कि वैधता का जो प्रमाण है, कुछ सेमिनार्स के वीडियोस जो हम देख रहे हैं उसमें बार बार ये बताया जाता है, जो भी मास्टर ऑफ सेरेमनी होता है, जो भाषण देता है वहाँ पर, वो ये बताता है कि मैं नीमच में पिछले 2 साल पहले आया था, उस समय मेरे साथ ये 5 लोग जुड़े थे। 2 साल हो गए पर कई लोग अभी भी जो है इंतज़ार में हैं कि, और इस चीज़ को जो है शक की निगाहों से देख रहे हैं। देखिए, उनका बिजनेस मॉडल ही इसी पे डिपेंड करता है कि जो जल्दी जुड़ेगा वो फ़ायदे में रहेगा, जो जल्दी जुड़ेगा वो फ़ायदे में कैसे रहेगा। ये कुछ फ्रॉड कंपनियां और कुछ पिछले जो हमारे यहाँ इतिहास के जो ऐसे कॉलेप्स देखेंगे जहाँ पर लोगों का पैसा डूबा है, तो इसमें हमको ये समझ में आता है कि ये एक पिरामिड रहता है। पिरामिड में क्या होता है कि नीचे तो बहुत बड़ा हिस्सा एक जुड़ा रहता है आपके साथ में, और फायदा जो होता है वो शीर्ष पर होता है। तो आप उस पिरामिड के आकार को पर समझ लीजिए, ये देख लीजिए कि जिस अनुपात में ऊपर जो लोग हैं वो पुराने इन्वेस्टर्स हैं। पुराने इन्वेस्टर्स, पुराने प्रमोटर्स को जो है नए निवेशकों की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। ये बिजनेस मॉडल अक्सर तब फेल हो जाता है जब इसमें नए निवेशकों का विश्वास खत्म हो जाता है। जैसे ही नया निवेशक आना बंद हुआ तो जो पिरामिड का सबसे ऊपरी हिस्से पे बैठा हुआ जो लाभार्थी है, जिसने इसको एंडोर्स किया था, जिसने इस कंपनी को प्रमोट किया था, वो अपना हिस्सा निकाल के भाग जाएगा। उसमें ऐसे कई लोग होंगे, उस पिरामिड में सैकड़ों लोग होंगे जो लाभार्थी हो चुके होंगे, लेकिन नए निवेशकों का पैसा आया और वो सभी में वितरित कर दिया। आपने एक मुश्त पैसा दिया और आपको अगले महीने से जो है उसका लाभांश आने लग गया। अब बैंक अगर आपको 6-7%, 8% देता है, वो आपको क्या करते हैं कि वो सालाना जो है आपको 6 से 15% तक का जो है वो हर महीने 6 से 15%। अब ये आप सोचिए, लगभग 70-72% पैसा, मान लीजिए आपने साल भर में 1 लाख रुपया जमा कराया, 1 लाख रुपया जमा कराया शुरू में, तो साल भर में वो आपको 65,000 से 72,000 रुपया मिलेगा। इस लालच में लोग जुड़ तो जाते हैं, लेकिन ये इतना पैसा हो जाता है कि आने वाले सैकड़ों निवेशकों तक पहली, दूसरी, तीसरी, छठी या 12वीं किस्त तो आसानी से दी जा सकती है। लेकिन उसके बाद जब निवेशक आना बंद हो जाएंगे या इससे विश्वास उठेगा लोगों का, या कोई एजेंसी इसमें बीच में आई तो पता चला कि ये धड़ाम हो जाएगा, और उसके बाद में कोई दुबई भागेगा, कोई कहाँ भागेगा। अच्छा, फिर आप ये भी किसी की जिम्मेदारी तय नहीं कर सकते, क्योंकि यदि मैंने आपको जोड़ा है तो मुझे किसी और ने जोड़ा है, मैं उसके विश्वास पे जुड़ा हुआ हूँ, मुझे इन्हीं लोगों के नाम पते मालूम है। अब आप ये देखिए कि ये जो कंपनियां होती है, मान लीजिए कोई रियल एस्टेट वाला है, तो वो रियल एस्टेट कंपनी जो चला रहा है, वो रियल एस्टेट कंपनी से ये प्रमोट किया गया बिजनेस, मान लीजिए वो रियल एस्टेट कंपनी जो है अलग नाम से है, लेकिन ये जो
ये जो ट्रेंडिंग कंपनी है, ये जो व्यापार हो रहा है हमारे यहाँ, वो किसी दूसरे नाम से है। आप उस रियल एस्टेट कंपनी के मालिक को इसके लिए कभी भी जो है जिम्मेदार नहीं ठहरा पाएंगे, और आपकी पहुंच से भी वो बाहर हो जाएगा उस समय। जैसा कि अभी हमने हाल ही में देखा, जो 2 दिन पहले कंपनी भागी यूनिवर्सल पिक्चर्स ऑफ इंडिया, जिसने अपना नाम बताया यूपीआई करके, तो हालांकि वो पूरे एमपी सहित पूरे इंडिया में संचालित थी, नीमच में 3-4 महीने पहले ही आई थी, और उसने 80 से 100 लोगों को जोड़ा और तकरीबन 1 करोड़ रुपया लेकर वो फरार हो गई है। जो यहाँ पर एजेंट थे, जो अपने आप को सीईओ बताते थे, मालिक बताते थे, अब वो खुद पीड़ित हो गए एसपी के सामने। तो जो खुद पीड़ित हो जाता है, जब उसको लगता है कि मैंने तो इसके सहारे पैसा लगाया है, अब जो मेरा मालिक है जिसके भरोसे मैंने पैसा लगाया, वो खुद ही यहाँ पर पीड़ित बनकर अपने आप को पेश कर रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति में जो चेहरे हैं, जो खुद तो अपने आप को निवेशक बताते हैं, खुद तो धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, लेकिन लोगों को भी करते हैं, तो क्या ऐसे लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती? ऐसे लोगों को चिन्हित नहीं किया जा सकता है? निश्चित रूप से यदि मैं किसी बिजनेस मॉडल के लिए आपको आकर्षित करता हूं, तो जिम्मेदारी मेरी भी बनना चाहिए। ठीक है, हमने यूपीआई का जब अभी ये 2 दिन पहले कोलैप्स हुआ, तो हमको ये पता चला कि शिकायतकर्ता जो थे, उनके कुछ वीडियो पुराने आए हैं, जिसमें वो नए निवेशक को जब भर्ती कर रहे हैं तो गुलाब की पंखुड़ियों और गुलाब की मालाओं के साथ उनका बाकायदा स्वागत किया जा रहा है, और वो निवेशक यूपीआई परिवार में उनका इस तरह से स्वागत कर रहे हैं कि जैसे अब इस व्यक्ति की लॉटरी लगने वाली है। तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उस व्यक्ति की भी बनती है जिसने उसका स्वागत किया था, जिसने उसे ये बताया था कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा आया था, जिसके अकाउंट बैलेंस शीट और अकाउंट देखकर जो है सामने वाला व्यक्ति निवेश करने के लिए जो है प्रभावित हुआ और सक्रिय हुआ। जी, अब जैसा कि देखा जा रहा है कि हम यहाँ पर ये चीज़ तय कर ले कि प्रशासन को इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करना है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ऐसी जो कंपनियां हैं धड़ल्ले से सेमिनार कर रही है, बड़े बड़े आलीशान होटलों में लगातार ऐसे कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन को 100% है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी 0 सन्नाटा। देखिए, हमारा कार्यक्रम भी इसीलिए है, यह पब्लिक को अवेयर करने के साथ साथ प्रशासन से भी हमारी यही डिमांड है कि कलेक्टर साहब या एसपी या और कोई एजेंसी अपने चैम्बर में बुलाए उन लोगों को, उन यहाँ पर नीमच में जो लोग कप्तान बने हुए हैं इस पूरी टीम के, उन लोगों से इस पूरे मॉडल को समझे, और फिर उनसे ये जानकारी ले कि किस नियामक एजेंसी ने जो है आपको जो है इसके लिए ऑथराइज्ड कर रखा है कि इस बिजनेस मॉडल को अप्रूव कर रखा है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा, 2018 में, अगर ये इसको क्रिप्टो भी बोलते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ ये पता है कि चूंकि तबरेज़ भाई जो है निवेशक हैं तो फिर मैं भी बन गया, है ना, उससे और उन्हीं की गारंटी है बस। लेकिन आप देखते हैं कि एमटीएफई में भी इस तरह की गारंटी दी गई थी। हुआ ये कि 2018 में, अगर इसको क्रिप्टो मॉडल भी माना जाए, तो क्रिप्टो मॉडल में 2018 में जो है आरबीआई ने जो है इस पर एक रोक लगा दी थी, क्योंकि हिंदुस्तान में क्रिप्टो को वैध नहीं माना गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक को हटा दिया, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने इस क्रिप्टो को लेकर जो है क्रिप्टो बिजनेस को लेकर जो है उन्होंने एक 30% का टैक्स लगाया उसमें। ठीक है, 1% जो है उसमें टीडीएस लगाया है। क्या ये जो कंपनीज काम कर रही हैं, आप ये सोचिए कि जो कंपनी 6 से 15% का जो है मंथली आपको रिटर्न दे रही है, यदि वो 30% गवर्नमेंट को दे रही होगी तो एक तो उसका रिकॉर्ड होगा, और यदि 30% गवर्नमेंट को टैक्स दे रही होगी तो फिर आपको 6% से 15% देने का उनके पास में मुनाफा या लाभांश आता कहाँ से? निश्चित रूप से इन सभी लोगों को बिठाकर पूछना चाहिए, और ये सब लोग अपने ही हैं, ये नीमच जिले के लोग हैं, ये लोकल लोग हैं, ये मध्य प्रदेश के लोग हैं, जो इनमें या तो हर कंपनी फ्रॉड हो गई। हम इसी बात के लिए तो ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि फ्रॉड है या ये कंपनीज जेन्युइन है, इनकी जानकारी आप ये कहने के बजाय कि इनकी वैधता की जांच कर ले, हम ये चाहते हैं कि प्रशासन ही वैधता की जांच करके बता दे। क्या देखिए, बिजनेस में मुनाफा भी होगा, बिजनेस में घाटा भी होगा, बिजनेस के हर मॉडल में घाटे और मुनाफे की गुंजाइश रहती है, लेकिन जो भी बिजनेस आप करते हैं उसमें कुछ परसेंटेज मुनाफा होता है, कुछ परसेंटेज घाटा होता है, लेकिन ये कभी नहीं होता कि आपका बिजनेस अचानक, यदि व्यवस्थित तरीके से आपने उसका मैनेजमेंट किया है, तो अचानक कोलैप्स हो जाए। तो कहीं ये जो कंपनियां आज जो वर्तमान में भी प्रचलित है नीमच में या मध्य प्रदेश में, इनकी जानकारी निकालकर इनके बारे में कम से कम ये खुलासा तो किया जा सकता है कि देखिए साहब, ये आरबीआई से, सेबी से या हिंदुस्तान की इस अथॉरिटी से, इस एजेंसी जो है अप्रूव्ड है, और इस बिजनेस को आप अपनी रिस्क पे कर सकते हैं।
ये क्यों नहीं किया जा सकता है? और आप न और यदि आप ये करने में अक्षम हैं तो चूंकि संदेह है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर होने वाले सेमिनारों पर प्रशासन को और पुलिस को रोक लगानी चाहिए। जी बिल्कुल लगानी चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं पुलिस का काम भी यही है। हम कई ऐसी सूचनाएं पुलिस के द्वारा प्राप्त करते हैं कि भैया संदेह के आधार पर इसको गिरफ्तार किया, चाहे संदेह के आधार पर पूछताछ की, चोरी की योजना बनाते हुए कई लोगों को पकड़ा। तो ऐसे जो मामले होते हैं, चाहे वो अपन देश में बात करें, प्रदेश में बात करें, खासकर हमारे नीमच जिले का इतिहास रहा है कि कई ऐसी एजेंसियां आई और चली गई, लेकिन अभी तक कार्रवाई कुछ देखने को मिली नहीं है। उनका कहना एक ही रहता है प्रशासन का कि अभी हमें इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली। तो क्या शिकायत के आधार पर ही प्रशासन जागेगा, या फिर जब ऐसे कंपनी से जब हजारों लाखों करोड़ डूब जाएंगे, निवेशक बर्बाद हो जाएंगे, तभी प्रशासन जागेगा? देखिए, एमटीएफई के समय भी यही हुआ था कि प्रशासन को एक अवसर मिला था जब मीडिया ने प्रशासन को चेताया कि हो सकता है कि ये कंपनी फ्रॉड हो, इसकी आप जांच कर लीजिए। मुझे ये बताइए कि जब एमटीएफई कोलैप्स हो गई, जब एमटीएफई कोलैप्स हो गई तो आपने निश्चित प्रकरण दर्ज किया। ऐसी स्थिति में आपने प्रकरण दर्ज करने के बाद में कुछ लोगों को पकड़ा भी, गिरफ्त में भी लिया। क्यों नहीं यह जांच, यह विवेचना पहले कर ली जाए कि उस कंपनी का वो कंपनी कहीं संदेहास्पद तो नहीं है, कहीं वो कंपनी फ्रॉड तो नहीं है। आप लोगों के साथ शिकायत मिलने के बाद जा रहे हैं। भाई, हमारा एजेंसीज का, मीडिया का और प्रशासन का काम ये होता है कि हम समाज को अलर्ट करें संभावित घटनाओं से, दुर्घटनाओं से बचाने के लिए। ऐसी स्थिति में मुझे ये लगता है कि निश्चित रूप से प्रशासन की यह जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर एक बार फिर जो है 100-500 करोड़ का जो है घोटाला हो और यहाँ से लोग जो है पैसा लेके भाग जाएं और ये कंपनियां जो है कोलैप्स हो जाए, उसके पहले इसके बिजनेस मॉडल को समझ लें। आरबीआई से बात करें, उनके अधिकारियों से पूछें, एजेंसीज से पूछें कि इस कंपनी का जो है हिंदुस्तान में जो है क्या स्टेटस है। यह जानकारी निकालना प्रशासन का काम है और ये कर देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, और आज हमारा मोटिव यही था कि जो ट्रेंडिंग ऐप्स के नाम से, जो एआई जनरेटेड ऐप्स के नाम से लगातार नीमच की जनता और प्रदेश की जनता की जेबों को खाली किया जा रहा है, उनको जागरूक करें और ऐसे फ्रॉड लोगों पर प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे ताकि धोखाधड़ी से लोग बच सके। आप देखते रहिए द वॉचमैन पोस्ट।